क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराई जाती है, जैसे 9th है, 11th, डिप्लोमा, BAC, नर्सिंग, पैरामेडिकल, CA, CUET, NDA, CDS, SSC वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं, और उसके सबके अलग अलग टीम है जो तैयारी कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग कर रहे थे नीट 2024 फिजिक्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर रहे थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो T3 बुकलेट का है। T3 बुकलेट के फिजिक्स के जो सीरीज है उसमें तो क्वेश्चन नंबर 10 पे ये सवाल दे रखा है। सवाल क्या दे रखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर बताता हूँ क्या है ये क्वेश्चन जो है 12th क्लास फिजिक्स लाइट का वेव ऑप्टिक्स से है। लाइट चैप्टर तो 10th क्लास में भी है, और लाइट के बारे में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। लेकिन और भी बहुत सारे फिनोमेना होते हैं लाइट के। लाइट को बेसिकली डुअल नेचर होता है। लाइट जो है ना, डुअल नेचर होता है, यानी वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर के भी होते हैं। तो बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर को कंसीडर करके एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, और बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं जो वेव नेचर को कंसीडर करके एक्सप्लेन करते हैं। तो जो वेव नेचर को कंसीडर करके फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं उसमें आता है ये टॉपिक। क्या दे रखा है वेव नेचर में, जैसे फिनोमेना लाइट के बहुत सारे फिनोमेना है, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है। ये क्वेश्चन जो है वेव नेचर के बेस पे इंटरफेरेंस पे है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है, जो वेव नेचर पे डिपेंड करता है, उस पे सवाल ये है। वो बच्चे जो लोग 12th में कर चुके हैं, 12th कर चुके, वो तो जानते हो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। लेकिन वो बच्चे अभी जो 12th में आए हैं या अभी 11th में है, या फिर वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाता हूँ इंटरफेरेंस क्या होता है। वैसे मैं पहले इस सवाल को समझाता हूँ, सवाल है क्या चीज़, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सवाल दे रखा है कि अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट के बजाय वाइट लाइट को यूज करेंगे तो इनमें से क्या होगा। ये 4 चॉइस दे रखा है। अब क्या है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन किया, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन जो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो कोर्स में, वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया कि इंटरफेरेंस जो होता है उसके लिए हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक कलर का लाइट, मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक मतलब कलर, एक कलर का लाइट यूज करते हैं। और फिर वो जब लाइट इंटरफेरेंस करता है तो जो स्क्रीन पे हमें एक ब्राइट डार्क का एक पैटर्न मिलता है जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। तो अब क्या बताया कि अगर वहाँ जहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या होता है कि उसका एक वेवलेंथ होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसका एम्पलीट्यूड होता है, एक ही होता है। लेकिन अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को हटाकर वाइट लाइट को वहाँ पे यूज करें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो फिर इनमें से क्या होगा, वो जो ब्राइट डार्क का जो पैटर्न आता है वो वैसा ही मिलेगा या उस पर इफेक्ट होगा, और इफेक्ट होगा तो कैसा होगा। सवाल समझ में आ गई है? एक बार मैं सिर्फ फिर समझाता हूँ इसको, सवाल को, कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है 12th क्लास फिजिक्स में है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को वैसे तो बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन किया है,
साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन सबसे बढ़िया जो है एक्सप्लेन किया है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को करके यंग्स ने उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया और कोर्स में उसका डिटेल में भी है। जो लोग बच्चे 12th क्लास कर चुके हैं वो जानते भी है, पढ़ा भी होगा। तो क्या बताया कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफ्रेंस पैटर्न को दिखाने के लिए उसको एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट जानते हैं, मोनो मतलब वन, क्रोमेटिक मतलब कलर। एक कलर का लाइट, जैसे हमारा व्हाइट लाइट जो होता है ना, 7 कलर का कॉम्पोजिशन होता है और उसको हम लोग याद करते हैं विवग्योर से। तो उसमें 7 कलर है, 7 कलर होते हैं तो 7 तरह का वेवलेंथ होता है, 7 तरह का फ्रीक्वेंसी होते हैं उसमें, 7 टाइप्स के फ्रीक्वेंसी है उसमें। लेकिन जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें उसने बताया कि अगर आप इंटरफ्रेंस पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो इंटरफ्रेंस बेसिकली होता क्या है कि ब्राइट डार्क स्क्रीन पे ब्राइट डार्क एक पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर मोनोक्रोमेटिक यूज करते हैं तो ब्राइट डार्क बिल्कुल डिस्टिंक्ट मिलता है, अलग अलग साफ साफ दिखता है। लेकिन अगर उसकी जगह पे व्हाइट लाइट यूज किया जाए, व्हाइट लाइट जो 7 कलर का कंपोजिशन है, अगर उसको यूज करते हैं तो क्या होगा, वो जो इंटरफ्रेंस के बाद जो पैटर्न मिलता है ब्राइट डार्क का जो पैटर्न मिलता है उसमें क्या इफेक्ट होगा, ये सवाल है ये। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। इफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, देन इनमें से क्या होगा। चॉइस दे रखा है, 4 चॉइस मैं पढ़ता हूँ और चॉइस बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ, फिर मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अलग से समझा दूंगा थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के लिए कि ये जो टॉपिक है इसमें और क्या क्या बातें हैं। क्या दे रखा है, पहला जो चॉइस रखा है, देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है पहला जो चॉइस रखा कि सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, साथ ही उसके उसके चारों तरफ कलर्ड फ्रिंज भी बनेगा। सेंटर पे ही एक तो ब्राइट सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा और डिफरेंट कलर्स के मिलेंगे, हमें डिफरेंट कलर्स के मिलेंगे। ये पहला चॉइस दे रखा है। दूसरा दे रखा है ऑल फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस विल बी इक्वल विद, जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस होंगे वो सब बराबर विद के होंगे, विद मतलब विद होता है वहां पे बताएंगे उसको। इंटरफ्रेंस पैटर्न विल बी डिसअपियर, तीसरा दे रखा है इंटरफ्रेंस होगा नहीं, खत्म हो जाएगा वो, अगर व्हाइट लाइट यूज करते तो इंटरफ्रेंस हमें ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। और चौथा दे रखा देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज सराउंडेड बाय कलर्ड फ्रिंज। चौथा में दे रखा कि सेंटर पे डार्क फ्रिंज होगा, उसके चारों तरफ फिर कलर्ड फ्रिंज होंगे। ये चौथा नंबर चॉइस दे रखा है। ठीक, अब अगर थोड़ा सा मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए हमें फिगर बनाना होगा, कुछ समझाना होगा। तो ये आप तो क्वेश्चन देख लीजिए, ये देख लीजिए, आप रोक के लिखना चाहे लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। इसका जो आंसर है, मैं पहले आंसर बता दूं, ये पहला चॉइस है, ये इसका आंसर ए वाला है। क्या है, देयर विल बी ए सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट वाइट फ्रिंज, बीच पे बिल्कुल सेंटर पे जो है ब्राइट वाइट फ्रिंज होगा और उसके चारों तरफ कलर्ड फ्रिंज होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है, बाकी ये गलत है। अब ये सवाल तो समझ में आ गया। अब इसे मैं मिटाता हूँ और फिर मैं इसको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा फिगर बना के आउटलाइन दे देता हूँ ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है,
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो यंग्स ने बताए हैं, उसके बहुत सारे उसके बेसिक बातें हैं जहाँ से वो शुरू होता है। तो उन बातों को अगर समझना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप उन सारी बातों को पढ़ सकते हैं कि क्या-क्या बेसिक बातें बताई गई हैं और कैसे-कैसे डराइव किया गया रिलेशन को। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वो सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जो उसका जो मेन कोर कांसेप्ट है वो हम यहाँ पे फिगर से ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है कि एक हमारा ये स्लिट है, एक मेन सोर्स ऑफ लाइट, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ये ले लेते हैं, मेन सोर्स है मोनोक्रोमेटिक एक तरह का लाइट। अब जब यहाँ से लाइट निकलता है तो ये हमारा प्लेट होता है जो पूरे डार्क होने के सब लाइट को रोक लेता है। यहाँ पे स्लिट यानी पतले पतले होल्स बने हुए हैं, बहुत इसका जो स्लिट का जो थिकनेस है बहुत छोटा है। यहाँ एक स्लिट है, एक यहाँ स्लिट है, जो लाइट ऐसे क्रेस्ट ऑफ, ठीक है ना, जैसे होता है ना हमारा लाइट जो है ना एक ट्रांसवर्सल वेव है तो वो क्रेस्ट ऑफ के फॉर्म में चलता है। तो ये हम लोग ब्रोकन लाइन हार्ड लाइन ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ से लाइट जब निकलेगा, ये मान लो ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ऐसे ये चलता रहेगा, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ऐसे चलता रहेगा। और ये दोनों स्लिट से जब लाइट निकल के इसके बीच का जो डिस्टेंस है डी है, अगर मान लो इस पॉइंट पे हम लोग ये देखते हैं दोनों लाइट जब जाता है क्रेस्ट ऑफ जैसे क्रेस्ट ऑफ बनते बनते वो पी पॉइंट पे जो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे जो पी पॉइंट पे ब्राइट होगा या डार्क होगा उसके कंडीशन डराइव किए गए हैं, उसके रिलेशन डराइव किए हैं। इंटरफेरेंस का मतलब थोड़ा सा मैं बीच में बता दूं। इंटरफेरेंस ऐसे लिटरली तो हम लोग जानते हैं इंटरफेयर करना, एक के मामले में दूसरे का दखल करना है, इंटरफेयर करना है। सेम यहाँ पे भी उसी तरह से किया है कि जैसे एक वेव आ रहा होगा, दूसरा वेव आएगा, तो दोनों जब वेव आपस में मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे के मूवमेंट को डिस्टर्ब करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। तो वो डिस्टर्बेंस जो होगा वो एक दोनों का कंस्ट्रक्टिव भी होता है, पूरा थ्योरी में हमने बताया, वहाँ जाके देखिए। तो जब दोनों वेव आएंगे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, जैसे लहरें आती है पानी की एक दूसरे पे चढ़ती हैं, तो कभी कभी तो पानी ऊपर बहुत ऊंचा चला जाता है, कभी कभी बहुत गहरा हो जाता है पानी, इस तरह से। तो क्या बताया कि जब वो कंस्ट्रक्टिव होगा तो उसका पिच जो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो एम्पलीट्यूड घट जाता है। ठीक है, तो जब दो वेव आपस में ओवरलैप करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होंगे तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और डिस्ट्रक्टिव है तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड घट जाता है। क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जैसे यहाँ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मान लो एक लाइट है जो ब्लू कलर रेड कलर का लाइट है, रेड कलर का है, तो दो जब रेड कलर का लाइट आएंगे और कंस्ट्रक्टिव हो गए तो जो रेडनेस है वो बढ़ जाएगा, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहे होंगे वहाँ पे तो रेडनेस बढ़ जाएगा। लेकिन जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होंगे वहाँ पे रेडनेस कम हो जाएगा, हल्का लाल दिखेगा। इतनी बात समझ में। तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होने की वजह से वो जो कलर है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाते हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से उसका कलर के जो इंटेंसिटी है घट जाता है। तो अब जब यहाँ से जब लाइट चलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट, यहाँ पी पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कंस्ट्रक्टिव की वजह से आ रहा है या डिस्ट्रक्टिव की वजह से आ रहा है। तो उसका कंडीशन दे रखा है कि अगर यहाँ चाहते हैं पी पॉइंट पे अगर कंस्ट्रक्टिव हो तो उसके यहाँ से एक लाइट जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक जा रहा लाइट, तो उसका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। कितनी बात समझ में, उसका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, तब जाके वो पी पे कंस्ट्रक्टिव होगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव होने के लिए उसका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो दोनों का कंडीशन दे रखा है। प्लस ये जो पॉइंट है इस सेंट्रल, ये सेंटर बिल्कुल इसके सेंटर से ना, तो ये सेंटर है, तो इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है ये वाई से दिखाते हैं। कितनी बात समझ में। तो अगर पी पे हम कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव चाहते हैं तो उनका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, उसका अलग कंडीशन दे रखा है। और फिर अगर हम लोग सेंटर से वाई जो डिस्टेंस है वो पी पॉइंट का डिस्टेंस है, इसका उस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव से क्या रिलेशन होना चाहिए। तो पहले मैं कंस्ट्रक्टिव लिखता हूँ फिर डिस्ट्रक्टिव लिखता हूँ। तो पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव interference
कितना होना चाहिए, x इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, अगर ये लाइट यहाँ से जा रहा है, ये मोनोपोल यहाँ जा रहा है, तो इनका जो यहाँ से जाएंगे तो ये थोड़ा कम डिस्टेंस चलेगा, ये ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा, तो इनका जो डिस्टेंस है कितना डिफरेंस होना चाहिए अगर कंस्ट्रक्टिव होना चाहते हैं, तो n लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ होता है, एक वेवलेंथ कितना है, और साथ ही n हो जाए इंटीजर वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3, यानी या तो एक 1 लैम्डा का डिफरेंस हो, 2 लैम्डा का डिफरेंस हो, 3 लैम्डा का डिफरेंस हो, या n का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 डिफरेंस ही ना हो, तो वहां कंस्ट्रक्टिव बनेगा। कितनी बात समझ में, ये इतनी बात समझ में। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए, और फॉर डिस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस path difference x is equal to 2n plus 1 upon 2 into lambda। इतना पाथ डिफरेंस होना चाहिए अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं होने के लिए। तो ये पूरा ड्राइव किया गया, बहुत सारा कंडीशन कैसे लिया गया, क्या किया गया इंटेंसिटी को, वो सारी बातें जो है हमारे लेक्चर में है। आप जब वहाँ जाओगे तो वहाँ पे आपको यूट्यूब पे मेरा मिल जाएगा, तो वो चीज़ें। लेकिन हम सिर्फ मेन बातें लिख रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं ये दोनों से यहाँ पी पे कंस्ट्रक्टिव होने के लिए, तो इसका पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए, और अगर डिस्ट्रक्टिव के लिए इसका 2n प्लस 1 अपन 2 इंटू लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, ये n से 0 से शुरू होता है, ये भी n 0 से शुरू होता है, कोई सी बात नहीं है, लेकिन इसका लैम्डा जो है इस तरह से लगा हुआ है। ठीक, अब अगर हम लोग इसके डिस्टेंस फ्रॉम ओ p, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम o y, इसका रिलेट करते हैं इन दोनों का, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का, कि y के रेस्पेक्ट y का रिलेशन क्या होगा कंस्ट्रक्टिव के लिए, यानी कि p इज पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रॉम सेंटर। तो इनको रिलेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है वो हम निकालते हैं, वो भी लिखा हुआ है, वो मैं लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू n कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, ये फॉर कंस्ट्रक्टिव है, फॉर कंस्ट्रक्टिव। ठीक, यानी इसका y का पोजीशन कितना होगा सेंट्रल ब्राइट सेंटर से जो होगा वो है n कैपिटल D लैम्डा अपन स्मॉल d। क्या है ये, देखिए n तो इंटीजर है जो 0 1 2 3 ले सकते हैं, d है डिस्टेंस, ये कैपिटल D है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, और ये लैम्डा वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा तो वो एक कलर का लाइट होगा तो उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा, एक वेवलेंथ होगा तो उसका कितना वेवलेंथ है वो लेते हैं। स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट S1 S2, ये S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख देते हैं उसको। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या दे रखा, y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2 कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, ये दे रखा है डिस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्टिव के लिए इतना y का पोजीशन होता है, यानी अगर हम लोग n यहाँ पे देखिए, अगर n का वैल्यू हम लोग 0 लें, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब यहाँ पे देखिए बोला क्या कि अगर n का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो y का पोजीशन क्या होगा 0, यानी कि y जो है ना यहाँ पे आएगा, यानी इसको कहते हैं कि सेंट्रल, ये सेंटर पे है ना, तो सेंटर पे जो n का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा। जब n का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज 0, 0 का मतलब ये सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर पे जो है ना इस तरह से एक ब्राइट फ्रिंज बनता है, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है ना, और फिर इसके बाद अगर n का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये कितना होगा, ये 0 नहीं होगा। अगर इस केस में डिस्ट्रक्टिव में अगर हम लोग n का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये 0 नहीं होगा। ये देखिए ये वाला 0 होगा, 1/2 अभी भी बच जाएगा, 1/2 d कैपिटल D लैम्डा अपन स्मॉल d आ जाएगा। तो इसका कुछ डिस्टेंस आएगा, तो क्या समझ में आया कि इस तरह से ये यहाँ पे डार्क हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ब्राइटनेस 0 हो गया। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ब्राइटनेस मैक्सिमम देख रहे ना इतना है, लेकिन यहाँ पे 0 है। फिर ये इस तरह से, ये इस तरह से बनता रहेगा। क्या देखा गया, इस तरह हमारा एक ब्राइट डार्क, ब्राइट
डार्क, ये एक हमें पैटर्न मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज। ये जो ऊपर है ना, इसका एम्पलीट्यूड दिखा रहा है, ये ब्राइट है, फिर ये डार्क है, ये फिर ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, डार्क है, ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से दे रखा। इस तरह से हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट डार्क का एक पैटर्न मिलता है जब कभी हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज करते हैं। तो सेंटर पे ब्राइट होता है, और ये जो है विद है, ये विद मतलब यहां से यहां तक कितना चौड़ा है। ये सब में क्या देखा गया, जब मोनोक्रोमेटिक यूज करते हैं तो उसका विद का फॉर्मूला, उसको विद फ्रिंज विद, इसको बोलते हैं बीटास दिखाते हैं कैपिटल डी लैम्डा अपन स्मॉल डी, ये फ्रिंज विद कहलाता है, फ्रिंज विद, ये बीटास दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि ये दो कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी है, ये तो डिस्टेंस है, ये फिक्स रहेगा, स्मॉल डी ये डिस्टेंस ऑफ स्लिट है। तो फ्रिंज विद डायरेक्टली जो है ना वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रिंज विद है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसमें फ्रिंज विद चौड़ा बनेगा, चौड़े चौड़े बनेंगे, और वेवलेंथ छोटा होगा तो फ्रिंज विद पतला बनेगा। विद यानी कि इसकी चौड़ाई जो है मोटा पतला होता रहेगा। कितनी बात समझ में। अब जैसे कलर्स में देखते हैं, जैसे हम लोग व्हाइट कलर का लेंगे तो व्हाइट कलर में बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे वायलेट है तो वायलेट का वेवलेंथ बहुत कम होता है, वेवलेंथ बहुत कम है, तो उसके जो फ्रिंज विद होगा बहुत पतला बनेगा, पतले से स्ट्रिप बनेगी। लेकिन अगर रेड लाइट यूज करते तो उसका रेड लाइट का तो वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो उसका फ्रिंज विद भी चौड़े चौड़े काफी मोटे मोटे से पट्टी टाइप के बनेंगे, ठीक है। विद तो समझते हैं, जैसे रोडों पे चलते ना जेब्रा लाइन बनता है, वाइट ब्लैक, वो पट्टियां जो चौड़ी चौड़ी सी होती है, वाइट ब्लैक, तो पतली भी बन सकती है, मोटी भी बन सकती है, उस हिसाब से इसको समझ सकते हैं आप। कितनी बात समझ में आई है। तो ये हो गया फ्रिंज विद। तो ये हमें जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफ्रेंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट को, ये बहुत सारी चीज़ें इस पे बताया गया, समझाया गया, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सवाल दे रखा है अपना कि ये जो सोर्स है, ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, अगर ये मोनोक्रोमेटिक नहीं हो, वाइट लाइट हो, ये मेन सवाल आ गया अब ये कि अगर यहाँ पे ये वाइट लाइट हो, यानी वाइट का मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, अगर ये 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है तो फिर ये जो इंटरफ्रेंस मिलेंगे, ये इनका क्या चेंज आएगा इस पे। कितनी बात सुन में। तो क्या बताया कि देखिए व्हाइट कलर है, मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है, सेंटर पे मोनोक्रोमेटिक यूज करते हैं तो सेंटर पे क्या मिलता है, ब्राइट मिलता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 7 कलर्स है, तो 7 तो एक कलर को अगर मान ले, जैसे एक कलर को ले, वायलेट से विबग्योर को याद करें तो वायलेट वाला भी सेंटर पे ब्राइट बनाएगा, वायलेट वाला भी सेंटर पे ब्राइट बनाएगा। ये विबग्योर का रेस्पेक्ट अगर देखते हैं हम लोग, विबग्योर, तो वायलेट भी अगर एक वायलेट मान लेते हैं या वायलेट लेते हैं कलर, तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्या बनेगा, यहाँ पे जाके सेंटर पे ब्राइट बनेगा। वायलेट कलर लेंगे तो फिर इंडिगो कलर लेंगे, वो भी सेंटर पे ब्राइट बनाएगा। ब्लू ग्रीन लेंगे, वो भी सेंटर पे ब्राइट बनाएगा। ग्रीन लेंगे, वो भी सेंटर पे ब्राइट बनाएगा। ऑरेंज लेंगे, येलो लेंगे, ऑरेंज लेंगे, रेड लेंगे, सब सेंटर पे जाके ब्राइट बनाएंगे। क्या समझ में आया कि सातों कलर फिर वापस आके सेंटर पे कंबाइन कर गए, और जब सातों कलर को कंबाइन कर देते हैं तो व्हाइट कलर हो जाता है। कितनी बात समझे। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे ब्राइट लाइट तो ब्राइट फ्रिंज तो बनेगा, मगर व्हाइट कलर का बनेगा, व्हाइट ब्राइट फ्रिंज बनेगा, व्हाइट ब्राइट फ्रिंज बनेगा। यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। कितनी बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो उसमें पहला पार्ट मैंने बताया था कि जो पहला पार्ट है उसमें ये दिया था कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, वाइट ब्राइट फ्रिंज बनेगा सेंटर पे, और बाकी फ्रिंजेस भी बताते हैं। कितनी यहाँ तक समझ में आ गई ये वाली बात। अब क्या बताया कि अब जैसे ये यहाँ से चलेंगे तो ये विद है ना, और ये जो विद है लैम्डा पे डिपेंड करता है, और लैम्डा अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा वेवलेंथ रेड का होता है। वेवलेंथ को अगर हम लोग इसे लेके चलते हैं लैम्डा को, तो ये जो है वेवलेंथ सबसे बड़ा रेड का होगा, सबसे छोटा वायलेट का होगा। तो क्या देखेंगे यहाँ पे जो फ्रिंज विद बनेगा, वायलेट का कम होगा, विद कम होगा, और वायलेट के बाद थोड़ा सा चौड़ा होगा इंडिगो का, उससे थोड़ा चौड़ा होगा ब्लू का, फिर उससे थोड़ा चौड़ा होगा ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का, सबसे चौड़ी पट्टी जो है ना रेड का होगा। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो विद होगा
तो यहाँ पे मान लो वॉयलेट का आ गया, इंडिगो का आ गया, फिर ग्रीन का आ गया, फिर ऑरेंज का आ गया। इस तरह से ये सबसे चौड़ी पट्टी जो बनेगी वो हमारे रेड की बनेगी। ठीक है, तो ये जो है, जो विथ है, फ्रिंज विथ इक्वल नहीं बनेगा। उसमें चॉइस में दे रखा ना कि सबका फ्रिंज विथ इक्वल होगा। सबका फ्रिंज विथ इक्वल नहीं होगा। जब 7 कलर यूज करेंगे 7 अलग तरह का फ्रिंज विथ बनेगा, 7 अलग टाइप्स के, क्योंकि सबके वेवलेंथ अलग अलग है। तो जिसके सबसे कम होंगे वो पतले फ्रिंज विथ बनेंगे, जो उससे ज़्यादा उसका उससे ज़्यादा चौड़ा बनेगा, सबसे ज़्यादा चौड़ा रेड का बनेगा। तो फ्रिंज विथ इक्वल नहीं होगा, सबका डिफरेंट होगा। कितनी बात सुनिए। और जैसे जैसे आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, तो इंटेंसिटी डाउन होने की वजह से और वो करीब होते जाएंगे, जाहिर है ये बहुत इतना भी बहुत दूर दूर नहीं बनेंगे, करीब करीब होंगे। तो जब करीब करीब होंगे तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप टाइप के दिखने लगेंगे, और जब ओवरलैप देखेंगे तो फिर वो वाइट कलर का दिखने लगेंगे। यानी कि जिस तरह से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कलर, जो भी हम लोग कलर यूज करते थे, तो कलर का डार्क ब्राइट बिल्कुल डिस्टिंक्ट मिलता था, बिल्कुल क्लियर मिलता था। वो अब हमें उस तरह का डार्क ब्राइट नहीं मिलेगा। एक वाइट टाइप का हमें एक हल्का वाइट होता चला जाएगा। यहाँ पे तो सेंटर में वाइट फ्रिंज बहुत वाइट जो ना बहुत ही ब्राइट मिलेगा, लेकिन इसके बाद इधर से इंटेंसिटी हल्के हल्के कम होता जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ वाइट जो है कम होता जाएगा, और बहुत डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं दिखेगा, सब एक दूसरे पे ओवरलैप करके रहेंगे। ठीक है, तो इसी के हिसाब से इसका आंसर जो था 1 नंबर था। कितनी बात समझ में ये, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमने इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसके बेस पे बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं, और बहुत सारे सवाल हमने बना रखा। हमारे यूट्यूब पे जब जाएंगे आप देखेंगे तो हम इस कंसेप्ट को भी समझाया, बेसिक बातें भी बताया, रिलेशन भी ड्राइव किया है, और इसके जितने भी छोटे छोटे बातें हैं वो हाईलाइट भी किया है। साथ ही इसके रिलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, वो मैंने करा रखा है। वो बच्चे जो लोग नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जाके पढ़ेंगे तो आपको फिर अलग से कोई क्वेश्चन ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जितने मैंने क्वेश्चन किए ना उसमें क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने एक्सप्लेन किया है। आप अगर उतना कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव फिर अलग से पढ़ने, मतलब ऑब्जेक्टिव ही प्रैक्टिस करेंगे, आपको नया और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें हर तरह के सवाल हमने डाल रखे हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पे जाए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वहाँ से आप पढ़ें, आप लाइक भी करें, और अपने नियर डियर के लिए शेयर भी करें उसे। ठीक है, और अगर कोई सजेशन देना हो तो सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।